दोस्तों, पूरी दुनिया में अरबी ज़बान की अहमियत को समझते हुए दिसंबर 18 तारीख को इंटरनेशनल अरबी डे मनाया जाता है। उस दिन उस भाषा के बारे में पढ़ी जाती है, उसकी अहमियत को जानने की कोशिश की जाती है। अरबी ज़बान का असर भारत में भी बहुत ही ज़्यादा है और भाषा से जुड़े हुए जो इतिहासकार हैं, जो मौरिख हैं, उनका मानना है कि आप हिंदुस्तान की किसी भी ज़बान को ले लीजिए, उसके ऊपर अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और द्राविडियन लैंग्वेजेस का भी बहुत ज़्यादा असर है। तो आज हम डॉक्टर मोहसिन अती खान साहब से, जो हमारे दोस्त भी हैं और ये अरबी के बहुत बड़े कलमकार, बहुत बड़े मुसन्निफ हैं। इनकी किताबें हिंदुस्तान के अलावा इजिप्ट, जहाँ पे अरबी बोली जाती है, वहां से छपी हुई है। और आज अतीक भाई से हम कुछ बात करेंगे। मोहसिन भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने अरबी जबान की शुरुआत कैसे की? जाहिर है कि हमारे मुल्क में अरबी जो है वो आम लोगों की जबान नहीं है, तो कैसे आपने, जिसे समझा जाता है कि बहुत ही मुश्किल जबान है, उसमें इतनी महारत हासिल की और आप उसमें कहानी और नॉवेल भी लिख रहे हैं? कैसे अरबी में आपका सफर शुरू हुआ? जी शुक्रिया भाई इस इंटरव्यू के लिए। और जहाँ तक अरबी ज़बान सीखने की बात है, तो ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के पस मंज़र में। क्योंकि आमतौर से मुस्लिम घरानों में बचपन से ही ये कोशिश की जाती है कि बच्चे अरबी अरबी पढ़ना सीख जाएँ, और जब वो अरबी पढ़ने की बात करते हैं तो आमतौर से उसका ताल्लुक होता है कि इतना सीख जाएँ कि कुरान पढ़ सकें, जिसे नाज़िरा बोलते हैं। तो बचपन से ही लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, और आमतौर से ये गलतफ़हमी भी है कि इतना ही पढ़ लेना ये असल में अरबी पढ़ना है। तो कुछ इसी तरह की शुरुआत मेरी भी हुई, और हमारे गाँव में जो मदरसा था वहाँ से मैंने शुरुआत की, और अरबी कुरान नाज़िरा पढ़ने के लिए जो बुनियादी किताबें होती हैं, बगदादी कायदा है, अम्मा पारा है, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर मैं स्कूल की तरफ मुँह हो गया, और तकरीबन 3 साल मैंने स्कूल में पढ़ा, और फिर उसके बाद फिर मेरा दाखिला लखनऊ में एक आलमी शोहरत याफ्ता मदरसा है, जिसे लोग वहाँ पे नदवा कॉलेज भी कहते हैं, और अगर देखा जाए अरबी के ताल्लुक से तो उसकी हैसियत यूनिवर्सिटी की है, और हिंदुस्तान में वो अपनी अरबी खिदमत के लिए बड़ा मारूफ है, जिसे हम नदवतुल उलमा कहते हैं, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जो लखनऊ में वाक़ है। तो वहाँ पे मेरा दाखिला हुआ, और वहाँ पे मेरा मतलब ये 2-3 साल पढ़ने के बाद भी जब मैं वहाँ पे गया, तो मेरा दाखिला उन्होंने फर्स्ट क्लास में लिया, अव्वल में लिया, क्योंकि मुझे सही से उर्दू नहीं आती थी या सही से अरबी नहीं आती थी। तो वहाँ बचपन से लेकर और वहाँ से फ़ारिग होने तक, जिसमें तकरीबन 14 साल लगे, मैंने उर्दू सीखी, अरबी सीखी, और जो इस्लामी उलूम हैं दूसरे, वो मैंने सीखे। तो वहाँ से मतलब अरबी में दिलचस्पी पैदा हुई, और अरबी सीखे बगैर वहाँ पे चारा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ की बुनियादी ज़बान अरबी है, और फिर जो इस्लामी उलूम की दूसरी किताबें हैं वो सारी की सारी अरबी में हैं। तो इसलिए वो ज़बान की तरफ मेरा रुझान हुआ, और उस ज़बान को मैंने सीखने की कोशिश की, और वो कोशिश आज भी जारी है, आज भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। और नदवतुल उलमा से फ़राग़त के बाद मैं आ गया जामिया, और जेएनयू से मैंने बीए किया, अरबी में एमए किया, फिर जामिया से मैंने अरबी में पीएचडी की, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई, आपने नदवा में, जामिया में, जेएनयू में पढ़ाई की, लेकिन कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने जो शुरुआती जो मदरसा जहाँ पे आपने पढ़ाई की, अरबी बगदादी कायदा और या नूरानी कायदा जो आपने पढ़ी, वो कौन सा मदरसा था और आपका ताल्लुक जो है वो किस इलाके से, ये भी जरा लोगों को बता दीजिए, हमारे दोस्तों को बता दीजिए। जी जी जी। मेरा ताल्लुक रायबरेली के एक छोटे से गांव साधनपुरा से है, और ये अभी जब अमेठी डिस्ट्रिक्ट बना तो ये अमेठी में शिफ्ट हो गया। ये गांव लखनऊ से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर वाक़ है। वहाँ पे एक कस्बा हिनौना, ये लखनऊ सुल्तानपुर जो रोड है उस पे लखनऊ से तकरीबन 70-75 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा हिनौना, उसी के
جنوب مشرق میں ہے ہمارا گاؤں، سادنپورہ نام ہے، اور ہمارے گاؤں میں ہی بہت شروع سے ایک مدرسہ چلا رہا ہے جہاں پہ دین کی بنیادی تعلیم ہوتی ہے. حالانکہ آج تو وہ مطلب اسکول کا مدرسہ ہو گیا ہے جہاں پہ دنیاوی تعلیم بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے، اور لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ساری چیزیں ساتھ میں لے کر چلیں. تو لیکن جو میرے بچپن میں وہاں پہ قرآن پڑھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا تھا، اور 2-3 استاد ہوتے تھے اور جن کی کوشش ہوتی تھی کہ بچوں کو بنیادی دینی تعلیم آ جائے، ایٹ لیسٹ وہ قرآن ناظرہ پڑھ سکیں، اور جو صورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں یا جو دعائیں بنیادی دعائیں ہیں وہ یاد ہو جائیں. یہ وہاں پہ بنیادی کوشش تھی اس ٹائم پہ. تو اب تو آپ بہت بڑے رائٹر عربی کے بن گئے ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے. تو جب آپ مدرسہ میں جاتے ہیں تو آپ کے جو استاد محترم ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور جو مدرسہ جہاں پہ آپ پڑھے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے، کیا امپرومنٹ وہاں کرنے کی ضرورت ہے، یا کیا امپرومنٹ وہاں پہ ہوئے؟ اس وقت ہمارے بچپن میں جو مدرسہ تھا وہ ایک برآمدہ ٹائپ میں بنا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ بعد میں ابھی ریسنٹلی پچھلے 5-10 سالوں میں لوگوں نے کوشش کی ہے. وہاں پہ 2 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے، اور اس کو انہوں نے یو پی گورنمنٹ سے رجسٹر بھی کرا رکھا ہے اسکول. اب وہ باقاعدہ مطلب اسکول ہے، اور ساتھ میں کچھ بنیادی جو دینی تعلیم ہے وہ بھی ہے. لیکن یہ بڑا اچھا انیشیٹو رہا وہاں پہ لوگوں کا، اور جو سرکردہ لوگ تھے وہاں پر، جو وہاں کے ڈگنیٹریز تھے، کہ انہوں نے اس کو نہ صرف مدرسے کے طور پر آگے بڑھایا، بلکہ انہوں نے مطلب دینی تعلیم کے ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے، حساب ہے اور سائنس ہے، انگریزی ہے، اور جو دوسرے سبجیکٹس ہیں سب کو انہوں نے شامل کیا اور سب کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. اور ابھی وہ پرائمری تک ہے، اور آگے اس کو 8ویں تک ان کا کرنے کا ارادہ ہے. لیکن یہ بڑی اچھی کوشش رہی، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان لوگوں نے اس سمت میں سوچا، اس بارے میں سوچا کہ صرف عربی کی تعلیم دینا کافی نہیں ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمیں ان سبجیکٹ کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے. اچھا، اگر ہم عربی کے نقطۂ نظر سے ہم بات کریں، اور اگر بچوں کو شروع سے ہی اگر اچھی عربی کی تعلیم مل جائے تو ان کو زبان سیکھنے میں بہت مدد ملتی ہے. اور اس نقطۂ نظر سے چھوٹے مدرسے جو ہیں ان کا رول بہت ہی اہم ہو جاتا ہے. تو جہاں تک تلاوت کی بات ہے، جہاں قرآن یا عربی پڑھنے کی بات ہے، ان میں تو وہ بہت ہی اچھا کرتے ہیں. لیکن جہاں تک بات تفہیم اور فہم کی ہے، سمجھنے کی ہے، تو اس میں آپ کے کچھ مشورے ہیں جو چھوٹے مدرسے جو ہیں وہ کچھ قرآن کو سمجھنے میں یا عربی کو سمجھنے میں کچھ ایسی چیزیں اور بھی انٹروڈیوس کرے جس سے بچوں کا بڑا فائدہ ہو اور شروعاتی دور میں ہی ان کو عربی کی سمجھداری بہتر ہو جائے؟ مجھے جہاں تک یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ پہلے جو ناظرہ یا قرآن کی تلاوت کے تعلق سے جو کوشش تھی، اور یا صرف عربی اتنا پڑھا دینا کہ لوگ قرآن پڑھ سکیں، اس کے پیچھے کئی ریزن تھے. اس میں ایک ریزن یہ بھی تھا کہ جو پڑھانے والے تھے وہ بھی، انہیں بھی عربی سے واقفیت نہیں ہوتی تھی، اور وہ بھی بس صرف پڑھنے پڑھانے تک ہی جانتے تھے. اور ابھی سیناریو چینج ہو گیا ہے، ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عربی زبان بھی جانتے ہیں. تو جہاں تک ابھی کا تعلق ہے، تو اب میرے حساب سے بہتر یہ ہوگا کہ عربی زبان کو زبان کی طرح شروع سے پڑھایا جائے، تو شاید بچوں کو قرآن کی پڑھنے میں، قرآن پڑھنا سیکھنے میں، قرآن کی تلاوت سیکھنے میں زیادہ مزہ آئے. ایون آج میرا بچہ ہے حافظ جی، اس کو قرآن پڑھا رہے تھے، تو اس کا بھی یہ کوشچن تھا، آج صبح کی بات ہے، کہ حافظ جی ہم صرف پڑھنے کے لیے کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کو مطلب زبان کیوں نہیں پڑھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ دوسری زبانیں سیکھ رہا ہے، وہ فرینچ بھی سیکھ رہا ہے، وہ انگریزی بھی اسے آتی ہے، ہندی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے. پھر جب عربی کی بات آتی ہے تو عربی صرف تلاوت تک رہ جاتی ہے. تو اس کا کوشچن یہ تھا کہ جب ہم دوسری زبانیں زبان کے طور پر سیکھ رہے ہیں، اور زبان کے طور پر سیکھ کر پھر ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو عربی کو کیوں صرف تلاوت تک محدود کیا جا رہا ہے؟ تو سوال یہ ہے، اور یہ جو آپ نے سوال کیا بڑا اچھا سوال ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عربی کو بھی زبان کی طرح پڑھایا جائے، اور اس سے بچوں میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوگی عربی کو پڑھنے کے تعلق سے اور قرآن کو سمجھنے کے تعلق سے. اور یہ بڑا ایک المیہ یہاں پہ رہا ہے، ایون عوام الناس میں، یا جو عام ہماری جو جنتا ہے، عام مسلمان ہیں، ان میں سے اکثر لوگ یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ عربی ایک ایسی زبان بھی ہے جسے بولا جا سکتا ہے،
या जिसको समझा जा सकता है। इवन कुरान के ताल्लुक से उनका एक रिचुअलिस्टिक व्यू है कि इसे पढ़ लो और सवाब मिलेगा। उनको समझने के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये इसे समझा भी जाता है। इवन मुझे बचपन का एक वाक़या याद है कि अपने मोहल्ले में मैं इस बारे में बात कर रहा था तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये इसमें मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो समझ में भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और बेहतर ये होगा कि अरबी को मतलब सिर्फ तिलावत के पर्पज़ से पढ़ाने के बजाय इस तरह पढ़ाया जाए कि वो जैसे दूसरी ज़बानें पढ़ाई जाती हैं, ज़बान की हैसियत से पढ़ाया जाए और ज़बान की हैसियत से पढ़ाने के साथ-साथ तिलावत का फ़न पढ़ाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा और बच्चे ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। जहाँ तक अरबी सीखने की जो बुनियादी जो किताबें हैं, जैसे आपने बगदादी कायदा बताया, नूरानी कायदा बताया, तबरीनुस्सह, नौह, इस सब की जो किताबें होती हैं, तो मैंने भी पाया है कि उसमें ग्रामर और शुद्धि अशुद्धि यानी करेक्ट करने की कोशिश पे ज्यादा जोर होता है। लैंग्वेज जो है फ्लो में आ जाए, फ्लो में लैंग्वेज रवानगी के साथ लैंग्वेज आ जाए। और तो आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा आज के मॉडर्न दौर के हिसाब से क्या कुछ नई किताबें आनी चाहिए, क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बदलनी चाहिए? हम लोग के कॉमन फ्रेंड मोहम्मद ईसा साहब भी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि वो एक मॉडर्न पैटर्न पे बच्चों के लिए अरबी में किताब लाएं। इस संत में आप क्या कहेंगे? जब मैं जेएनयू में पढ़ रहा था तो मैंने महसूस किया कि हम में से बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी अरबी जानते हैं लिखने के ताल्लुक से और समझने के ताल्लुक से, और वोकैबुलरी पे बड़ी अच्छी पकड़ है, लिखते बड़ा अच्छा हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो शायद हम उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं या हम बोल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मुझे ये, और जबकि जो खुद हमारे स्कूल में, अपने स्कूल में जो दूसरे सेंटर्स थे जैसे फ्रेंच है, स्पेनिश है, तो वो लोग 2 साल 3 साल पढ़ने के बाद बड़ा फ्लुएंटली बोलते थे। तो ये क्वेश्चन उस वक़्त से मेरे ज़हन में है कि भाई हम ऐसे तरीके क्यों नहीं अपना रहे हैं, जहाँ बच्चे आने मतलब 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद फ्लुएंटली बोल सकें, अच्छे से बोल सकें। और फैक्ट ये है और अलमिया ये है कि 10 साल पढ़ने के बावजूद, 12 साल 14 साल लगाने के बावजूद भी बच्चे अरबी उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं या उस तरह नहीं बोल पाते हैं जितना बोलना चाहिए। इसमें टेक्निक्स की कमी है। हम दूसरी ज़बानों से सीख नहीं रहे हैं कि जो ख़ासतौर से मैं हिंदुस्तान के पस मंज़र में बात करूँगा और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के पस मंज़र में बात करूँगा कि यहाँ पे अरबी के तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक से शायद हम दूसरी ज़बानों के जो सेंटर्स हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे हम नहीं सीख पा रहे हैं या सीखना नहीं चाह रहे हैं कि वो क्या मेथोडोलॉजीज अपना रहे हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे ज़्यादा फ्लुएंटली बोल रहे हैं या उनके बच्चे 3 साल के अंदर ज़बान को ज़रूरत भर समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो मेरे हिसाब से उस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे भी या जो लोग अरबिक सीखना चाहते हैं, अरबिक पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो सही से बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें और कम वक्त में वो ज़्यादा सीख सकें। आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे कुछ 2-3 मशवरे देना चाहेंगे? हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि हमें सर्वे करने की ज़रूरत है दूसरे सेंटर्स की, और अगर हम जेएनयू के पस मंज़र में बात करें तो या जामिया में भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं दूसरी ज़बानों के, ख़ास तौर से जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं या जो हमारी ईस्टर्न एशियन लैंग्वेजेस हैं जैसे जापानीज़ है, चाइनीज़ है, इन सब ने जो मेथोडोलॉजीज़ अपनाई हैं और जो मेथड्स इख्तियार किए हैं अपनी ज़बान को पढ़ाने के, उसके ताल्लुक से हमें अवेयर होने की ज़रूरत है और हमें जानने की ज़रूरत है कि हम अपने यहाँ वो सुधार कैसे ला सकते हैं। क्योंकि इवन हम जब अरबों की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वो भी उतनी डेवलप नहीं है या वो भी बहुत सारी चीज़ों से उतना अवेयर नहीं है अगर इक्का-दुक्का की बात ना की जाए तो। अच्छा, जो भी मॉडर्न इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अरबी पढ़ाई जा रही है, तो मेरा ये ज़ाती तजर्बा रहा है कि वहाँ पे जो बच्चे मदरसा बैकग्राउंड से नहीं हैं या जो बच्चे स्कूली तालीम से आ रहे हैं, उनके बीच में अरबी ज़बान के तयीन या अरबी ज़बान की अहमियत को लेके उस तरह से काम नहीं होता है और उसमें से बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो इससे बड़ा नुकसान उस डिपार्टमेंट का होता है, अरबी ज़बान का होता है, भारत की संस्कृति और कल्चर का होता है। तो इस दिशा में
आप कुछ अपने मशवरा देना चाहेंगे? मैं फिर वही मेथड्स की बात करूंगा। असल में जो नए बच्चे आते हैं, ठीक है, तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। नॉर्मली अरबिक उनकी पहली प्रायोरिटी नहीं होती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। वो कोई यूरोपियन लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, अरबिक उनकी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी होती है। तो एक छोड़ने का बेसिक रीज़न ये भी हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये है कि अरबिक में चूँकि मेथड्स की प्रॉब्लम है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो दूसरे उनके साथ दूसरे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न है। तो अगर मेथड्स को इम्प्रूव किया जाए और उनके इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए सही से, तो मुझे लग रहा है कि वो भी अच्छा करेंगे और छोड़कर नहीं जाएंगे। और अच्छा, ये जो बच्चे अरबी सीख रहे हैं, या जो जो वालिदैन अपने बच्चों को अरबी सिखा रहे हैं, तो उसको बेसिक लेवल पे अगर कुछ एज ए मुदर्रिस, एज ए मुसन्निफ, एज ए अरबी के स्टूडेंट के हैसियत से आप कुछ मशवरा देंगे, उनको कुछ टिप्स देंगे कि वो किन चीजों को करें और किन चीजों से गुरेज करें? अरबी के ताल्लुक से असल में हमारे यहाँ जो ज़्यादा फोकस होता है वो ग्रामर पे होता है। लोग अच्छा खासा टाइम अपना नहव और सर्फ के सीखने में लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके बजाय मतलब ऑब्वियसली ग्रामर के बगैर तो हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन फोकस बेसिक ग्रामर पे होना चाहिए। बेसिक ग्रामर के बाद जो जो एक्सप्रेशंस हैं, तवज्जो उधर मबजूल होना चाहिए, जो द वे वी आर स्पीकिंग एंड द वे वी आर एक्सप्रेसिंग अवरसेल्फ। जैसे मैंने क्या देखा है कि यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को ग्रामर नहीं बताते हैं, या मैंने कई इंग्लिश के इंस्टीट्यूट में देखा है बच्चों को ग्रामर नहीं बताते हैं, उन्हें एक एक्सप्रेशन देते हैं और उस एक्सप्रेशन पे प्रैक्टिस कराते हैं। तो बंदा उस एक पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को बरतना सीख जाता है, उस पर डिफरेंट सेंटेंसेस बोलना सीख जाता है, ठीक है। तो उसे एक चीज़ आ जाती है। लेकिन जब यहाँ पे क्या है, ग्रामर पे फोकस करने की वजह से बंदा बोलने से पहले 10 बार ये सोचता है कि कहीं मैं ग्रामेटिकली गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो जब एक्सप्रेशन पे हमारे सेंटेंसेस सेट होते हैं, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं होती है कि हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब वो ग्रामर के हिसाब से उसको सेट करते हैं कि नहीं, तो बोलने से पहले बंदा 10 बार सोचता है कि यार कहीं मैं ग्रामेटिकली गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, जब आप नदवा में पढ़ने के लिए गए, हायर तालीम लेने के लिए जब गए, तो वहां पे अरबी जिस तरह से पढ़ाई जाती है, हम सब तारीख के हवाले से जानते हैं कि 19वीं सदी में उसकी तश्कील दी गई और उससे जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े आलिम वहां से निकले हुए हैं। अबुल हसन अली नादवी साहब का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। तो आप जब वहां पे गए, तो आपको अरबी सीखने में नदवा की जो खसूसियत है, नदवा का जो मेथड है, वो कैसे हेल्पफुल आप साबित हुआ? अगर हिंदुस्तान के पस मंज़र में बात करें, तो नदवा का मेथड ज़ाहिर सी बात है दूसरों से बहुत बेटर है। हालाँकि अभी वो भी मतलब उसमें पीछे चला गया है। और नदवा के क़याम के बाद चूँकि अरबी ज़बान इस्लाम की बुनियादी ज़बान है, और जो भी इस्लामी उलूम हैं, ठीक है, जो भी रेफ़रेंसेस हैं इस्लामी और जो मसादिर हैं, वो अरबी ज़बान में है। इसलिए उनका ये फ़ोकस रहा है कि अरबी को समझा जाए, अरबी ज़बान को पहले समझा जाए, फिर इस्लाम को समझा जाए, या फिर जो इस्लामी रिसोर्सेज हैं, ताकि उन तक हमारी डायरेक्ट रसाई हो सके, उनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकें, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशंस। तो ये इसमें उनकी तवज्जो रही, और इस पर उन्होंने कोशिश की, शुरू ही से उन्होंने कोशिश की। तो और इसके लिए उन्होंने बाहर से असातिज़ा बुलवाए। उस टाइम पर एक मराकशी साहब थे, अलीमे साहब, उनका कई बार तज़किरा किया करते थे। जो बहुत बड़े अच्छे अदीब थे, और अरबी ज़बान की तालीम के लिए उनको बुलाया था उन्होंने मराकश से, और वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रहे। और बाद के जो मतलब आज़ादी के बाद की जो जनरेशन है, वो आमतौर से उन्हीं से उन लोगों ने तालीम हासिल की अरबी की। और अभी जो हमारे बड़े उदबा हैं, जैसे अली मियाँ थे, या अभी सईद साहब हैं, इससे पहले मौलाना राबे साहब थे, मौलाना वाजिद साहब थे, इनमें से अक्सर लोगों ने उनके सामने ज़ान व तलम्मुज़ तय किया है और उनसे बड़ा सीखा है। और आप अपने किसी टीचर को या कोई ऐसी शख्सियत वहां पे है जिससे आप बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, उनको याद करना चाहेंगे, कुछ बातें साझा करना चाहेंगे जिन्होंने आपको अरबी सीखने में बड़ी मदद की? कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं।
अरबी का चूंकि वहाँ पे माहौल है, तो मुझे लगता है किसी को इस पर ज़्यादा उतना जोर देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी बच्चे मतलब मुतवस्सित दर्जे के होते हैं, अगर बैक बेंचर्स को छोड़ दिया जाए, तो जो भी बच्चे मतलब अच्छे होते हैं पढ़ने में या मुतवस्सित दर्जे के होते हैं, तो आमतौर से वो अरबी उनको आती है, क्योंकि अरबी वहाँ पे बुनियादी बुनियादी चीज़ है। सारी किताबें अरबी में हैं, ख़ासतौर से हायर क्लासेस में, तो इसलिए अरबी के बगैर कोई चारा ही नहीं है। तो वो मतलब एक ज़रूरत बन जाती है, जिसको सीखे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मुतवस्सित दर्जे के जो तालिब इल्म हैं और जो भी अच्छे तालिब इल्म हैं, आमतौर से अरबी आती है उनको, तो उस पर किसी को उतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी फोकस कर रहे होते हैं तो आपके लिए सीखना लाजमी हो जाता है, तो आप सीख ही जाते हैं। और शुरू से ही ऐसी किताबें हैं और इस तरह से मशकें आपको कराई जाती हैं कि आप वो सीखते चले जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि हम लोगों ने कितनी कितनी कॉपियाँ जो है वो तमरीनुल सर्फ और तमरीनुल नहव की जो मशकें हैं उसको करने में लगा दी। तमरीनुल सर्फ में कई कई बड़ी बड़ी मोटी मोटी कॉपियाँ भर दी, और अलग अलग वर्ब्स की, अलग अलग अफ़ाल की गर्दानें करके। तो इसमें बड़ी मतलब तवज्जो रही है वहाँ पे। और इन्होंने जो नदवा है या जो नदवे के फाउंडर्स हैं, वहाँ के जो असातिज़ा हैं, उन्होंने अपना निसाब खुद से हिंदुस्तान को देखते हुए अपना निसाब खुद से बनाने की कोशिश की, और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुए। उन्होंने तमरीनुल सर्फ है, तमरीनुल नहव है, और ग्रामर की और बहुत सी किताब और भी कई किताबें हैं, और जो मुंतखबात हैं या सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, मंसूरात है, मुख्तारात है, ये सब उन्होंने अपने निसाब के लिए तैयार की और कराई। और ख़ुद अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का जो पूरा सिलसिला है अल-क़िराअतुर राशिदा का, काइंड ऑफ प्राइमरी रीडर फॉर द स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी क्लासेस के लिए उन्होंने अल-क़िराअतुर राशिदा के नाम से एक पूरा सिलेबस तैयार किया, और उसकी सप्लीमेंट्री के तौर पर उन्होंने क़सूसुन नबिय्यीन के नाम से एक पूरा सिलसिला लिखा। 5 वॉल्यूम्स में है, प्राइमरी के बच्चों के लिए ही है, जिसमें डिफरेंट प्रॉफिट्स के लिए या जो भी अंबिया हुए हैं, नबी हुए हैं, उनकी पूरी सीरत है, स्टार्टिंग फ्रॉम एडम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस तरह जो है और भी सिलेबस के काम हुए हैं जो नदवी वालों ने अपने लेवल पे किए हैं। और बहुत सारे नदवे से जो फारिगीन हैं या जो पास आउट लोग हैं और जो दूसरी जगहों पर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने लेवल पे भी अरबी ज़बान की तालीम के लिए अपने लेवल पे इंडिविजुअल या शख्सी तौर पर इंडिविजुअल लेवल पर किताबें लिखी हैं, इस अरबी की तालीम को आसान बनाने के लिए। अच्छा, आपसे कोई मशवरा लेना चाहे जो नदवा में अभी पढ़ रहा हो या किसी और मदरसा में पढ़ रहा हो कि मोहसिन भाई आप बड़े राइटर हैं, हमें कुछ सबक हमें कुछ नसीहत दीजिए कि कैसे अरबी को सीखे, तो कुछ आप कुछ अपनी बातों को शेयर कीजिए। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे निसाब की किताबें हैं और ख़ास तौर से जिनका ताल्लुक़ अरबी ज़बान से है, वो उसी मकसद से तैयार की गई हैं, तो बेहतर ये होगा कि उनको मिनवान पढ़ा जाए, उनके मालहू अमालह को समझा जाए, या उनमें जो एक्सप्रेशंस आए हैं, और ख़ास तौर से अल-क़िराअतुर राशिदा है, वो अरबी में है, लेकिन हिंदुस्तान को देखते हुए उसको लिखा गया है, तो यहाँ के ज़ाविये से हम बहुत सारी चीज़ें उसमें देख सकते हैं और बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमको मिल सकते हैं। इवन खुद मैं अगर अपना तजुर्बा बयान करूँ तो पहले मेरा फोकस मतलब जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो पंजम तक यानी 5वें तक प्राइमरी जो होती है उसमें 5वें तक मेरा अच्छा इंटरेस्ट रहा, और उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बिगड़ गया और मुझे उतनी दिलचस्पी नहीं रही। और अरबी आमतौर से 5वें के बाद ही शुरू होती है, तो 2-3 क्लासेस मेरी ऐसी निकल गई जहाँ पे अरबी का शुरुआती दौर था और मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हमने इसको नहीं पढ़ा ये ज़बान, तो आगे हम नहीं चल पाएंगे या फेल हो जाएंगे और आगे कामयाबी मिलना मुश्किल है। तो मैंने खुद इस पर फोकस किया और मैंने शख्सी तौर पर, ज़ाती तौर पर जो वहाँ पे किताबें हैं बुनियादी अरबी की, उनको खुद से पढ़ा। और हमारे यहाँ एक बड़ा मामूल है कि ज़ोहर और असर के बीच का जो टाइम है उसको हम कैलूला में या आराम में गुजार देते हैं। क्लास करके आया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया
اور سو گئے. اور وہ سونا وہ گرمی میں ہو تو وہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, 4 گھنٹے کا. اور ٹھنڈی میں بھی اگر ہم 1:30 بجے سوتے ہیں تو 4 مطلب 2-2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے, 3.5 گھنٹے, 4 گھنٹے کا ٹائم اگر پورے سال میں دیکھا جائے تو پر ڈے کا اس میں ملتا ہے. تو وہ جو ہمارا ٹائم سونے میں گزر جاتا ہے, آئی تھنک وی شوڈ یوٹیلائز دیٹ. اور اس ٹائم کو ہمیں تھوڑا سا آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ آرام کے بعد اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے 2-3 سال پیچھے رہنے کے بعد جب میں نے سوچا کہ مجھے امپروو کرنا ہے تو مجھے وہ ٹائم بیسٹ لگا.